सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, अनफेयर एंड डेंजरस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अचानक से यू टर्न मारा है अपनी वैक्सीन पॉलिसी पे। यू टर्न कैसे? अब अगर आपको वैक्सीन लगवानी है और अगर आपकी उम्र 45 साल से कम की है, आपको वैक्सीन के पैसे देने पड़ेंगे। शुरू करें आपका आज का क्विज़ और आपका मोटिवेशन। देखो, अगले आधे घंटे में जितने भी कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ सीखोगे, मैं बहुत सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ और जितने भी वोकैबुलरी नई तरह की, वो सारी की सारी इस क्विज़ पे अप्लाई होगी। आप खुद से अप्लाई करेंगे। वीडियो के लास्ट में जब 5 में से 5 नंबर आएंगे, यही आपका मोटिवेशन होगा, है ना। सब लोग इस क्विज़ को ट्राई दें। अच्छे लेवल का क्विज़ है, ईजी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अनफेयर एंड डेंजरस। अनफेयर आप जानते हैं, जो चीज़ फेयर ना हो, जो चीज़ निष्पक्ष ना हो, गलत हो। डेंजरस का मतलब होता है रिस्की। इसके बहुत अच्छे से सिनोनिम अपने पास, पेरिलस, डाइसी और प्रिकेरियस। तीनों का मतलब है जोखिम भरी हुई कोई चीज़। कह रहा है जो चीज़ आप कर रहे हो ना, एक तो वो है गलत, दूसरी है बड़ी ही जोखिम भरी, बड़ी ही रिस्की। और बात किसकी हो रही है भाई? ऑन वैक्सीन इनएक्विटी की। वैक्सीन को लेकर के जो असमानताएँ पैदा हो रही हैं उसकी। वैक्सीन इनएक्विटी क्या है? कुछ ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं जो शायद 45 साल से कम के हों और उनके पास 700 रुपये ना हो वैक्सीन लगवाने के लिए। तो इस वजह से समाज में वैक्सीन इनइक्विटी आएगी। पैसे वाला लगवा लेगा और जो जिसके पास पैसा नहीं है वो बिना वैक्सीन के रह जाएगा, है ना। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं तो 1 सेकेंड लगेगा, लेकिन इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है हर रोज़। कह रहा वैक्सीन इनइक्विटी विल मेक कंटेनमेंट मेजर्स मोर डिफ़िकल्ट। कह रहा वैक्सीन की जो इनइक्विटी है, ये मैंने आपको समझा दिया ना। किसी को लग रही है, किसी को नहीं लग रही, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। कह रहा ये जो चीज़ है ना, ये बना देगी कंटेनमेंट मेजर्स को और ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अब ये क्या भला है भाई? कंटेनमेंट मेजर्स, मेजर्स का मतलब है कदम, कंटेनमेंट का मतलब है रोकथाम। सरकार कर रही है कोशिश इस पैंडेमिक को रोकथाम करने की, कंट्रोल करने की, लिमिट करने की। तो ये जो सारे कदम सरकार उठा रही है ना, वैक्सीन इनइक्विटी इन पे पानी फेर देगी। समझ गए? चलो, सब्जेक्ट वर्ब को मैंने ब्लू कलर और पिंक कलर में मार्क किया हुआ है पूरे आर्टिकल का। आपको हर लाइन में सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से मिलेगा। इसको फॉलो करते जाएं अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए इंग्लिश में। अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ फटाफट, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। समरी ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, अब सरकार का नया फैसला क्या है। वैक्सीन के लिए स्टेट्स को पैसा देना पड़ेगा और स्टेट्स जो हैं वो चार्ज करेंगी कस्टमर्स को, मतलब आपको और मुझे। 45 साल से अगर अपने कम के हैं तो अपने को वैक्सीन के लिए 300, 500, 700 रुपये देने पड़ेंगे अलग अलग वैक्सीन के लिए। अब इससे होगा क्या? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद 700 रुपये ना हो, घर में 5 आदमी हैं तो 705 या 3500, तो 3000, 3500 रुपये शायद ना भी हों, है ना। इससे क्या होगा? वो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो वो कोरोना के शिकार हो जाएंगे। तो कह रहा है अब समाज में एक बहुत बड़ी असमानता आने वाली है। इस पैंडमिक को आप इस नई पॉलिसी से और ज़्यादा ख़राब बना दोगे। समझ गए ना? बस यही आज इसकी समरी है। आज की टोन है डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश है, डिसअपॉइंटेड है। साथ में है कंडेमनिंग, सरकार की बहुत बुरे से आलोचना कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है। आर्टिकल को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर है टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे SSC के हर छोटे बड़े एग्ज़ाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC हो, स्टेट PSC हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। यूज़ द कूपन कोड टुडे एंड गेट एक्सेस टू 15,000 मॉक टेस्ट अगले 1 साल के लिए। चलिए, कह रहा इन द मिड्स ऑफ
a raging second wave which is touching new peaks each passing day. The central government has abdicated its responsibility to ensure vaccine equity through free vaccination for the poor across all age groups. कह रहा इन द मिस्ट ऑफ, मिड्स का मतलब क्या होता है? बीचों बीच, मिड में। कह रहा बीचों बीच, अच्छा किसके? एक रेजिंग सेकेंड वेव के, कोरोना की दूसरी लहर के, जो बड़ी रेजिंग है। रेजिंग का मतलब है वायलेंट, बहुत गुस्से में है, हर रोज़ लाखों केस जो है हमारे को मिल रहे हैं। कह रहा है ऐसी एक सेकेंड वेव के बीचों बीच, अच्छा कौन सी वेव है भाई? जो कि टच कर रही है, छू रही है नई ऊंचाइयों को, पीक्स को, हर पासिंग डे पे, हर निकलते हुए दिन के साथ। कह रहा है इसके बीच में हुआ क्या? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हमारी केंद्र सरकार है, उसने कर दिया है एब्डिकेट, उसने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। किसको भाई? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को। अच्छा किस चीज़ की जिम्मेदारी थी ये? एंश्योर करने वाली थी, पक्का करने वाली थी वैक्सीन की एक्विटी को, वैक्सीन की समानता को। और कैसे? फ्री वैक्सीनेशन के जरिए, मुफ्त के अंदर सबके वैक्सीन लगा करके। और किन लोगों के? द पुअर के, सबसे गरीब लोगों के, हर एज ग्रुप में, ऑल एज ग्रुप्स के अंदर। समझ गए सेंटेंस में? तो कह रहे इस रेजिंग सेकेंड वेव के बीच में, जहाँ पे रोज़ नए नए केस आ रहे हैं, नई नई ऊंचाइयाँ छू रहे हैं, वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग कर दिया है। अब ये इंश्योर नहीं कर पाएगी फ्री वैक्सीन को उन गरीब लोगों के लिए, हर एज ग्रुप के अंदर। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। ये जो ब्लू और पिंक देख रहे हो ना, यही सोल है, आत्मा है इस सेंटेंस की। समझ गए? अगर आपको पता ही नहीं लगा काम क्या हुआ है, ब्लू कलर में सब्जेक्ट, पिंक कलर में वर्ब, आपको पता ही नहीं लग रही है, तो फिर सेंटेंस आपको बिलोंग नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो इसको फॉलो करना है। रेजिंग मतलब गुस्से में, वायलेंट, रेविंग, इन्फ्यूरिएटेड, है ना। एब्डिकेट, ये वर्ड अपने आप में बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। इस वर्ड से मिलते जुलते दो वर्ड्स और हैं, और तीनों ही वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और तीनों का मतलब है अलग अलग। समझ गए मेरी बात को? ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन बनेंगे इस पर। एब्डिकेट, एब्रोगेट और एरोगेट, तीनों ही राइट और ड्यूटी से रिलेटेड है, अधिकार और कर्तव्यों से रिलेटेड है। अब कैसे? एब्डिकेट का मतलब है अपने अधिकार और कर्तव्यों का त्याग कर देना। आपको कोई अधिकार मिला हुआ है, आपने उसको भी छोड़ दिया। आपकी कोई ड्यूटी है, आपने उसको भी छोड़ दिया। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, जैसे सरकार ने धारा 370 को कैंसिल कर दिया है ना, रिवोक कर दिया। और इसका एक दूसरा मीनिंग होता है अपनी ड्यूटी से, अपनी जिम्मेदारी से बचना। तो उस तरीके से देखा जाए तो एब्डिकेट का सिनोनिम भी है, अगर दूसरे वाले मीनिंग की बात करें तो। एरोगेट का मतलब होता है, देखो, एरोगेट टू वन सेल्फ, इस तरह का आपको फ्रेज मिलेगा। एरोगेट टू माई सेल्फ, एरोगेट टू हर सेल्फ, एरोगेट टू इट सेल्फ। इसका मतलब है ठेका लेना, हिंदी में बोलते हैं किसी चीज़ का अधिकार या ड्यूटी को ले लेना। आज से मैं इस काम को करूँगा, आज से मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगा। समझ गए ना? ठेका ले लेना किसी चीज़ का। अब देखो इनको यूज़ कैसे करना प्रैक्टिकली। यू कैन नॉट एब्डिकेट, एब्रोगेट या एरोगेट टू योर सेल्फ द राइट टू डिसाइड माई करियर पाथ। ये टू योर सेल्फ देखा ना, यू के लिए आया जो, इसका मतलब क्या है? हमें एरोगेट की ज़रूरत है, ये वाला फ्रेज बनेगा। इस सेंटेंस का मतलब है तुम्हारा ठेका नहीं है मेरे करियर पाथ को चूज़ करना, डिसाइड करना। मैं देखूंगा मेरा करियर कहाँ जाएगा, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? एरोगेट टू योर सेल्फ लिखूंगा। इस टू योर सेल्फ से आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा वर्ड यूज़ करना है। वैसे ही द गवर्नमेंट हैज़ एब्डिकेटेड, एब्रोगेटेड या एरोगेटेड द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार ने कैंसिल कर दिया है धारा 370 हमारे संविधान की। कैंसिल किया है ना तो उसको गिव अप किया है, ना उसको रिनाउंस किया है, ना उसका ठेका लिया है। तो क्या करना भाई कैंसिल करने के लिए? एब्रोगेटेड। ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे इन पे। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एब्डिकेट, एब्रोगेट, एरोगेट इट्स ड्यूटी टू सप्लाई मेडिकल ऑक्सीजन। सरकार कोशिश कर रही है कि अपनी ड्यूटी को त्याग दे मेडिकल ऑक्सीजन को सप्लाई करने की। दिल्ली वालों को बोल रही है तुम अपने हिसाब से देखो, महाराष्ट्र वालों को बोल रही है अपने हिसाब से देखो। इस केस में क्या कर रहा है? अपनी ड्यूटी को इवेट कर रही है या अपनी ड्यूटी को गिव अप कर रही है। एब्डिकेट भी ठीक है, एब्रोगेट भी ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, जो तुम्हें लगाना है। दोनों ही मीनिंग सेट बैठेंगे। चलो आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। While state governments were never consulted or given prior notice about the change in vaccination policy, giving the two vaccine manufacturers a free hand to decide the price at which vaccines will be sold to state governments has made universal COVID-19 vaccination a difficult task to achieve। अब पूरी कहानी बता रहा है हुआ क्या। कह रहे जहाँ जबकि या जहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट कभी भी नहीं किया गया, पैसिव वॉइस के अंदर, है ना, उनसे कभी बातचीत नहीं की गई, और ना ही उनको दिया गया प्रायर नोटिस, पहले से एक इन्फॉर्मेशन, और किसकी? चेंज की, बदलाव की इस वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंदर। कह रहे जहाँ पे ऐसा कभी भी काम हुआ ही नहीं।
कह रहा फिर भी जो गिविंग करने का काम है ना, देने का काम है, और क्या 2 वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स को, और क्या चीज़, एक फ्री हैंड, पूरी आज़ादी। अच्छा, किस काम को करने की, डिसाइड करने की इस चीज़ को जो है दाम, और कौन सा दाम, जिस दाम के ऊपर वैक्सीन्स को बेचा जाएगा, और किनको, स्टेट गवर्नमेंट्स को। कह रहे ये जो काम है ना, इसने बना दिया है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को एक बहुत ही मुश्किल काम बना दिया है, डिफ़िकल्ट टास्क बना दिया है अचीव करने के लिए। समझे सेंटेंस को। तो कह रहे स्टेट से तो पूछा ही नहीं, कभी भी स्टेट्स को बताया भी नहीं कि हम अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, है ना, अपने आप चेंज कर दी। और यहाँ पे इन्होंने जो ये काम किया है ना कि 2 वैक्सीन बनाने वाले जो भारत बायोटेक और जो कौन सी है दूसरी वाली है ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, अब ये डिसाइड करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैसे में वैक्सीन बेचनी है। कह रहे इस काम से अब वैक्सीनेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सबका फ्री में करवाना। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। स्टेट गवर्नमेंट्स की 2 वर्ब हैं, वर नेवर कंसल्टेड और वर गिवन, दोनों ही पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे वर नहीं लगा है क्योंकि वर ऑलरेडी आ चुका है। गिविंग आपका दूसरा सब्जेक्ट है, एक जीरेंड है, इसकी वर्ब है हैज़ मेड, और वैक्सीन्स की वर्ब है विल बी सॉल्ट। फ्री हैंड का मतलब होता है पूरी आज़ादी, फ्रीडम। इसके लिए एक वर्ड है अच्छा, लीवे, याद रखें, लीवे। लीवे का मतलब यही होता है, आपको जो करना करो अपने हिसाब से करो, पूरी आज़ादी है आपको, लीवे। चलो, कह रहे लार्ज परसेंटेज ऑफ दोज एज्ड 18 to 44 years does not have the resources to pay for vaccines and hence will fall through the cracks। अब बताएगा इसका रिजल्ट क्या होगा। कह रहे एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है, एक बहुत बड़ा जो प्रतिशत है, और किन का भाई, उन लोगों का। कौन से लोग, जिनकी एज है 18 से 44 साल। कह रहे अब ये जो परसेंटेज है ना, ये इनके पास है नहीं रिसोर्सेज, इनके पास है नहीं संसाधन, और क्या करने के लिए, पे करने के लिए इन वैक्सीन्स के लिए। कह रहा है और हैंस इस प्रकार से ये लोग फॉल थ्रू द क्रैक्स हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो कि सरकार की तरफ से इग्नोर हो जाएंगे, है ना। फॉल थ्रू द क्रैक्स का मतलब होता है इग्नोर हो जाना, ओवरलुक हो जाना। समझ गए सेंटेंस को। तो इन लोगों को वैक्सीन लगेगी नहीं, सरकार इनको इग्नोर कर रही है सीधे सीधे। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखो, बहुत सारी हैं। फॉल थ्रू द क्रैक्स एक इडियम है, इसको थ्रू द क्रैक्स या बिटवीन द क्रैक्स दोनों तरीके से बोला जाता है। देखो, क्रैक का मतलब होता है दरार। अगर ज़मीन में दरारें हैं, आप उस पर चल रहे हो, है ना, फॉल थ्रू द क्रैक्स हो जाओगे, दरारों में गिर जाओगे। आप एक ऐसे पर्सन हो जो इग्नोर्ड हो, आपको कोई परवाह नहीं है आपकी किसी को, आपको दरारों वाली ज़मीन पे चलाया जा रहा है, चाहे आप अंदर ही गिर जाओ। समझ गए ना। तो फॉल थ्रू द क्रैक्स वही होता है कि बी ओवरलुक्ड, इग्नोर हो जाना, कोई आपकी अवेलना करे, आप पे ध्यान ना दे। अब जो देखने वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें वो ये है, ध्यान से देखना। परसेंटेज, पोर्शन, प्रोपोर्शन, नंबर, अ नंबर और द नंबर, ये सब के सब बहुत अच्छे अजीब तरीके से काम करते हैं, है ना। परसेंटेज और प्रोपोर्शन आपको जहाँ भी मिले, परसेंटेज और प्रोपोर्शन आपको जहाँ भी मिले, इसके बाद में ऑफ तो लगा ही होगा, और सिंगुलर का नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। फिर सुन लो, परसेंटेज और प्रोपोर्शन आपको जहाँ भी मिले, इसके बाद में ऑफ तो लगा ही होगा, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, उसके बाद में प्लूरल नाउन भी हो सकता है। जैसे इस केस में परसेंटेज के बाद में लगा हुआ है क्या, एक प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है ना। तो दोनों ही केस के अंदर आपको क्या करना है, चूज़ करना है सिंगुलर वर्ब को। प्लूरल वर्ब आ सकती है अगर प्लूरल नाउन लगा हो तो, गलत नहीं है, लेकिन आप प्रेफर करेंगे किसको, सिंगुलर वर्ब को। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। परसेंटेज प्रोपोर्शन के बाद में चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, आप चूज़ करेंगे किसको, सिंगुलर वर्ब को। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, आप जो प्रेफर करेंगे इसको। अच्छा, अब ये नंबर वाला तो आप जानते ही हैं, द नंबर और अ नंबर, इन दोनों के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और वर्ब आती है द नंबर के बाद सिंगुलर और अ नंबर के बाद प्लूरल। अब इसको अपने यूज़ करके देखते हैं, है ना। द नंबर ऑफ बॉय या बॉयज़ पासिंग द एग्ज़ाम हैज़ या हैव इंक्रीज दिस ईयर। वो जो नंबर है, वो जो आंकड़ा है लड़कों का जो एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, इस साल गया है बढ़। द नंबर, अगर द नंबर है तो इसके बाद में ऑफ के बाद आएगा प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन क्या आएगा, बॉयज़, बॉय को निकाल दो, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो वर्ब आएगी, हैज़ या हैव, आपको चूज़ करनी है सिंगुलर वर्ब। द नंबर के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है, तो क्या करूँगा मैं, हैव को निकाल के लिख दूंगा हैज़ इंक्रीज्ड दिस ईयर। अ ह्यूज नंबर ऑफ बॉय या बॉयज़ हैज़ या हैव पास द एग्ज़ाम दिस ईयर। एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ बॉयज़ या बॉयज़ ने पास किया एग्ज़ाम को इस साल। देखो, अ नंबर, अ ह्यूज नंबर, अ लार्ज नंबर, ऐसा कुछ भी आ जाए आप समझ लेना, प्लूरल तो लेगा अपने बाद में नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ बॉयज़ लगाओ, और प्लूरल ही लेगा वर्ब, ठीक है। द नंबर के बाद सिंगुलर, अ नंबर के बाद प्लूरल। अब इसको देखो, 30% या अ लार्ज प्रोपोर्शन, 30% या अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ माई सैलरी इज़ यार स्पेंट ऑन रेंट। इतना बड़ा प्रोपोर्शन या 30% मेरी सैलरी जो है वो रेंट पे स्पेंड होती है।
अब ध्यान देना, ऑफ के बाद लगा हुआ है सैलरी। सैलरी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होता है। अगर ऐसा है तो मैं इसके बाद में यूज़ करूँगा सिंगुलर वर्ब को। 30% या लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ माई पीपल हैज़ या हैव वोटेड ऑन द इशू। माई निकाल दो, तो 30% या एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लोगों का है उन्होंने इस इशू पे वोट किया है। अब ध्यान देना, यहाँ पे लगा हुआ है एक प्लूरल नाउन पीपल। अब आप क्या करोगे? हैज़ तो लगा के आना ही है, हैव लगाया तो भी गलत नहीं होगा, प्रीफर करूँगा मैं हैज़ को। ठीक है, अब इस केस में यहाँ यही हुआ है, परसेंटेज के बाद में इसने डज नॉट हैव लिखा है, डो नॉट हैव नहीं लिखा है। बढ़ेंगे आगे। कह रहे सो द स्टेट्स विल हैव टू टेक अ लीडिंग रोल इन द फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कह रहे इसलिए स्टेट्स को लेना ही पड़ेगा, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इस काम को करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा भाई? लेना पड़ेगा एक लीडिंग रोल को फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। कह रहे वाइल नियरली 2 डजन स्टेट्स हैव ऑलरेडी कमिटेड टू वैक्सीनेट फॉर फ्री द टारगेट पॉपुलेशन, it remains to be seen if they use any criteria to identify the beneficiaries। कह रहे जहाँ लगभग 2 डजन स्टेट्स, 24 स्टेट्स ने ऑलरेडी कमिटेड कर दिया है, वादा कर दिया है वैक्सीनेट करने के लिए, और किनको? फ्री में टारगेट पॉपुलेशन को। कह रहे फिर भी ये देखना पड़ेगा, इट रिमेन्स टू बी सीन, अब ये देखना बाकी है अगर वो यूज़ करते हैं किसी क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए बेनिफिशरीज़ को। तो 24 स्टेट्स से भारत के बोल दिया है कि हम तो 44 से कम वालों को भी फ्री में लगाएंगे, लेकिन अभी बोला है ना, लगेगी तब देखा जाएगा क्या होने वाला है। इस सेंटेंस में एक बड़ी खूबसूरत सी एरर है, आज इसने कर ही डाली। आप सब लोग मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है, स्टेट्स की वर्ब है कमिटेड टू, इट की वर्ब है रिमेन्स, दे की वर्ब है यूज़। 2-3 सेकंड और देता हूँ, ढूंढ लो एरर अगर मिलती है तो। चलो, एरर कहाँ है भाई? कमिटेड टू। ये सभी के सभी फ्रेज हमेशा टू के बाद में लेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। अब इसके अंदर कमिटेड भी मिल जाएगा आपको, कमिटेड टू। ये सारे फ्रेज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन सब में कभी भी आप टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नहीं देखोगे। अगर ऐसा है तो कमिटेड टू के बाद में यहाँ पे क्या लगना चाहिए भाई? कमिटेड टू वैक्सीनेट नहीं, वैक्सीनेटिंग। समझ गए ना? तो गलती हो गई इससे, इसको माफ़ कर देते हैं हमने। इसका तो पेपर है भी नहीं, है ना? चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी फ्रेजेस का। कह रहे नेवर बिफोर हैज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ नियरली 600 मिलियन पीपल बिन लेफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर while the union government restricts itself to vaccinating for free just 300 million। अब जो ऊपर उसने एरर की थी वो यहाँ पे सुधार दी है। कह रहा नेवर बिफोर, आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ। और क्या? यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन है, सबका जो इम्यूनाइजेशन है, और कितना? लगभग 600 मिलियन पीपल का, 60 करोड़ लोगों का हैज़ बीन लेफ्ट। देखो हैज़ यहाँ पे, बीन लेफ्ट यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, मेन वर्ब यहाँ पे। कह रहा कभी भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है आज तक पहले लेफ्ट नहीं हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स पे और प्राइवेट सेक्टर पे, जबकि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट कर रही है अपने आप को, रोक रही है अपने आप को। और कहाँ पे? वैक्सीनेट करने पे महज 300 मिलियन लोगों को, 30 करोड़ लोगों को। तो भारत में 130-135 करोड़ लोग हैं, जिनमें से बच्चों को अगर कम कर दें 18 साल से, तो जो 18 से ऊपर के हैं वो है 90 करोड़ लोग। तो 90 में से 30 करोड़ को तो सरकार लगाएगी खुद वैक्सीन फ्री के अंदर, और बाकी जो बचे 60 करोड़ लोग, उनको सरकार बोल रही है पैसे देके अब स्टेट्स अपने हिसाब से वैक्सीन लगवा लें। समझ गए ना? तो आज तक ऐसा काम किसी और वैक्सीन के साथ में नहीं हुआ, पोलियो के साथ में नहीं हुआ, है ना? किसी और के साथ नहीं हुआ। अब इस सेंटेंस में आ जाओ, देखने वाली चीज़ें। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की वर्ब है हैज़ बिन लेफ्ट। सेंटेंस में हुआ है इन्वर्जन। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ रही है, और मेन वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद आ रही है। इन्वर्जन आप जानते हैं ना, ग्रामर सीरीज में सीख चुके हैं। सबसे मेरा सवाल है, क्या ऐसा रूल यहाँ पे लगा जिसकी वजह से सेंटेंस में मुझे इन्वर्जन करना पड़ा? गवर्नमेंट की वर्ब है रेस्ट्रिक्ट। अब देखो, रेस्ट्रिक्ट टू वही फ्रेज है जिसके बाद में जीरेंड आता है। रेस्ट्रिक्ट टू ये वही फ्रेज है जिसके बाद में जीरेंड आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसने रेस्ट्रिक्ट टू के बाद में वैक्सीनेटिंग लिखा है, अपनी एरर को सही कर दिया जो ऊपर इसने की थी। अब आ जाओ अपने सवाल पे, यहाँ पे इन्वर्जन क्यों हुआ है? इन्वर्जन हुआ इस नेवर के शुरू में आने की वजह से। नेवर एक नेगेटिव एडवर्ब है। नेगेटिव एडवर्ब जब भी शुरू में आती है सेंटेंस में इन्वर्जन कर देगी। ध्यान रखना, शुरू में आती है तभी करेगी, बीच में आती है तो नहीं करेगी। अब ये सारी नेगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं ये आप मेरे साथ सीख चुके हैं ग्रामर सीरीज़ के पार्ट 19 और 20 के अंदर। हार्डली, बेरली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, नॉट ओनली, ओनली देन, ओनली लेटर, नो वेयर, लिटल, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज और इन नो वे। ये सारी की सारी हैं नेगेटिव एडवर्ब्स। सेंटेंस के शुरू में अगर आ जाए वहीं पे सेंटेंस में फटाफट कर देना इन्वर्जन। करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं ऐसा बोलूँ, मेगा हैड नेवर बीन टू सच ए नाइस रेस्टोरेंट,
मेगा आज तक ऐसे सुंदर अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं गई है ना, नेवर हैड बीन टू सच अ नाइस रेस्टोरेंट। इसको हैज़ कर देते हैं, ठीक है। अगर इस नेवर को मुझे शुरू में लाना हो, और लाया भी जाएगा एग्ज़ाम के अंदर जानबूझ के आपके, और वहाँ पे जैसे ही वो एग्ज़ाम में शुरू में लाएगा ना, इस सेंटेंस में आपको करना पड़ेगा इन्वर्जन। हैज़ को क्या करूँगा, हैज़ को मैं ले आऊँगा यहाँ पे, नेवर हैज़ मेगा बिन टू सच ए नाइस रेस्टोरेंट। वैसे ही अंडरस्टूड लिटिल अबाउट द सिचुएशन, लिटिल भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, बीच में आया तो सेंटेंस ठीक है, वो ना के बराबर सिचुएशन को समझता है, ठीक है। लेकिन अगर लिटिल को शुरू में लाया जाए, अगर लिटिल को शुरू में लाया जाए तो उस केस में क्या करूँगा, हेल्पिंग वर्ब को मुझे ही से पहले लाना होगा। अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डिड, और यहाँ से अंडरस्टूड से बन जाएगा अंडरस्टैंड, ठीक है। अमन सेल्डम लीव्स ऑफिस सो अर्ली, अमन बड़ी मुश्किल ही ऐसा होता है कि ऑफिस जल्दी लीव करता है ना, जनरली लेट ही निकलता है ऑफिस से। सेल्डम बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेल्डम को शुरू में लाना पड़े तो उस केस में क्या होगा, अमन से पहले निकालनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब डज। सेल्डम डज अमन लीव ऑफिस टू अर्ली। वैसे ही नो सूनर को अगर शुरू में लाओगे, नो सूनर को अगर शुरू में लाओगे तो क्या करना है, अब यहाँ से हैड को भी ही से पहले लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। समझ गए ना, कूल कॉन्सेप्ट है ये। ग्रामर सीरीज को देखें, सारी इन्वर्जन आपको आ जाएंगी। कर विद दिस प्रेसिडेंट, states will probably be required to vaccinate children too when vaccines become available, thus burdening them even further and thereby actively promoting vaccine inequity। कह रहे जिस इस प्रेसिडेंट के साथ, इस मिसाल के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ जो अभी सरकार ने सेट कर दिया है, स्टेट्स जो है ना, शायद उनको रिक्वायर होगा कि वो वैक्सीनेट करें बच्चों को भी। और कब, जब वैक्सीन्स बच्चों के लिए भी बन जाती है, व्हेन वैक्सीन्स बिकम अवेलेबल। और इस प्रकार से बर्डन करते हुए इन स्टेट्स को, इनको बोझिल करते हुए, और इवन फर्दर यहाँ से और भी ज़्यादा, और कह रहा है इस प्रकार से एक्टिवली प्रमोट करते हुए वैक्सीन की इनएक्विटी को। तो मैंने आपको बताया ना, 90 करोड़ लोग ही हैं जिनको वैक्सीन लग सकती है, जो 18 से ऊपर के हैं। पीछे जो 40-45 करोड़ बच्चे हैं, जब उनके लिए वैक्सीन बन जाएगी आज से 1 साल बाद, तब उनके भी पैसे लगने शुरू हो जाएंगे, स्टेट्स ही उनसे पैसे लेके वैक्सीन लगाएगी। समझ गए। प्रेसिडेंट होती है मिसाल, सब्जेक्ट वो पकड़ रहे हैं। बर्निंग और प्रमोटिंग दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। बिकम नाम की वर्ब के साथ में ही दोनों काम हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताया गया है। कह मेकिंग स्टेट्स पे फॉर वैक्सीन्स इज एन इल कंसीव्ड आइडिया, forcing them to shell out more than what the union government pays for the vaccines is a sure recipe for exacerbated vaccine inequity। कह रहे अगर मेक करना, मजबूर करना स्टेट्स को पे करने के लिए वैक्सीन्स को, ये है एक इल कंसीव्ड आइडिया। इल कंसीव्ड मतलब जिसका कंसेप्शन इल हो, जिसकी शुरुआत ही बड़ी गलत हो, जो बड़ा जाहिल हो, इनसेन हो, बेवकूफ़ी भरा हो। कह रहा अगर बेवकूफ़ी भरा आइडिया ये है कि स्टेट जो है वैक्सीन के लिए पे करें लोगों से पैसे लेके। कह रहा जो फोर्स करने का काम है ना, किनको, इन्हीं स्टेट्स को, कि वो शेल आउट करें, वो खर्चा करें मोर देन, उससे भी ज़्यादा। और किससे ज़्यादा, जिस चीज़ को गवर्नमेंट पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हीं सेम वैक्सीन्स के लिए। कह रहा है ये एक श्योर रेसिपी है, एक पक्की रेसिपी है एक्सेसरबेटेड वैक्सीन इनइक्विटी के लिए, और ख़राब होती हुई वैक्सीन की असमानता के लिए। तो हमारी इस सरकार ने, महान सरकार ने एक काम और किया है। देखो, जो पैसे सरकार इन वैक्सीन कंपनियों को दे रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे ज़्यादा पैसे पे हमें वैक्सीन लगेगी। समझे, सरकार देती है मान लो 300 रुपये, 400 रुपये, स्टेट्स को बोला तुम 700 रुपये दोगे। तो कह रहा है पहले ही गलत काम कर रहे हो आप इनसे पैसे भरवा के, ऊपर से इनसे ज़्यादा और भरवा रहे हो। जब तुम्हें 300 में मिलती है तो स्टेट्स को भी दिलवा दो ना 300 में, 700 में क्यों दिलवा रहे हो। समझ गए। अब आ जाओ देखने वाली चीज़ें। इल कंसीव्ड मतलब जाहिल आइडिया, इनसेन या लुडिक्रस बोलते हैं। प्यूरिल एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, किसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ के लिए। शेल आउट करने का मतलब होता है खर्चा करना, स्पेंड करना मजबूरी के अंदर। शेल आउट का मतलब जनरली होता है मजबूरी में खर्चा करना। वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखने वाला कॉन्सेप्ट है मेक नाम की पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स आप मेरे साथ अच्छे से कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मेक, हैव और गेट, 3 पॉजिटिव वर्ब्स हैं हमारे पास। तीनों का काम होता है किसी से किसी काम को करवाना, ज़बरदस्ती या मजबूरी में, या उसकी इच्छा से भी। द गवर्नमेंट विल मेक अस स्पेंड या टू स्पेंड मनी फॉर द वैक्सीन। सरकार हमें मजबूर करेगी कि हम खर्चा करें वैक्सीन पे, पैसा खर्च करें वैक्सीन पे। अगर मेक नाम की पॉजिटिव वर्ब आ जाए या हैव नाम की पॉजिटिव वर्ब आ जाए तो उसके बाद में आप यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनिटिव को। तो मैं क्या लिखूँगा, मेक अस स्पेंड। ठीक है, मेक अस स्पेंड। द गवर्नमेंट विल हैव अस स्पेंड या टू स्पेंड मनी फॉर द वैक्सीन। बात यहाँ भी वही है, मीनिंग यहाँ भी वही है। हैव के बाद में भी आप यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनिटिव को। टू इन्फिनिटिव को यूज़ नहीं करूँगा, स्पेंड लिखूँगा। लेकिन गेट जो है ना, द गवर्नमेंट विल गेट अ स्पेंड,
इस केस के अंदर मैं यूज़ करूँगा टू इन्फिनेटिव को, गेट अपने बाद लेता है टू इन्फिनेटिव। अब देखो ये सिर्फ है बात एक्टिव की, इसको मैं पैसिव में भी बना सकता हूँ। आज नहीं बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन अपने दिमाग में सब बनाने की कोशिश करो। पॉजिटिव्स आपको आ चुके हैं, अच्छे से सिखा चुका हूँ। अगर इनको अभी के अभी पैसिव बनाना हो तो कैसे ये जो टू इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव है अपनी फॉर्म को चेंज करेगा। जिन्होंने नहीं सीखा है, ग्रामर सीरीज़ बनी हुई है, तुम्हारे लिए बनी हुई है, अगर तुम नहीं देखोगे तो कोई इलाज नहीं है उसका, है ना। कह रहा विद वैक्सीनेशन बीइंग द ओनली सेफ वे टू एंड द पैंडमिक, undertaking any exercise that leaves a large population unprotected will cost the country enormously in terms of lives and livelihoods। करेक्ट के साथ ही विद वैक्सीनेशन के होने के साथ ही, बीइंग मतलब होना, और क्या महज अकेला एक सेफ तरीका, सेफ उपाय, और किसका एंड करने का, ख़त्म करने का इस महामारी को। तो कह रहा वैक्सीनेशन के अकेले एक ऐसे तरीके के होने के साथ ही जो महामारी को ख़त्म करे। कह रहा अंडरटेक करने का जो काम है ना, शुरू करने का जो काम है, ऐसे एक्सरसाइज को जो छोड़ देती है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अनप्रोटेक्टेड, जो छोड़ देती है इनको बिल्कुल ही अपने हाल पे। कह रहे ये काम जो है ना कॉस्ट करेगा हमें, ये इसकी कीमत चुकवाएगा हमसे, और किसकी, इस पूरी कंट्री से चुकवाएगा इनॉर्मसली, बहुत बड़ी कीमत। और किस रूप में, इन टर्म्स ऑफ रूप में जिंदगियों के और रोज़गारों के। समझ गए ना। तो कह रहा वैक्सीनेशन पे ही तो सारी दुनिया की जो है आशाएं टिकी हैं। आप इसी के अंदर ही जो है उल्टे सीधे काम कर रहे हो। इससे होगा यही कि हमारे यहाँ पे पैंडेमिक कभी ख़त्म ही नहीं होगी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वेव्स आती रहेंगी, है ना। अंडरटेक करने का काम है किसी चीज़ को बिगिन करना, टेकअप करना, कमेंस करना, शुरुआत करना। इसकी वर्ब है विल कॉस्ट, दैट की वर्ब है लीव्स, इनॉर्मसली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है ग्रेटली, एक्सट्रीमली, इमेंसली, ट्रेमेंडसली, है ना, बहुत बड़े स्केल पे। चलिए आगे बढ़े। कह रहा वाइल द यूनियन गवर्नमेंट has already allocated rupee 35,000 crore for COVID-19 vaccination in this budget and also committed to provide further funds if required. It will spend less than 10,000 crore rupee to vaccinate for free all above 45 years. अब बता रहा है पैसे की कमी से तो ऐसा नहीं हुआ है, पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे जहाँ हमारी केंद्र सरकार ने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है इतने पैसे को, 35,000 करोड़ को कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए इस बजट के अंदर, और साथ ही साथ कमिट भी कर दिया है, वादा भी कर दिया है प्रोवाइड करने का और ज़्यादा पैसे को, फर्दर फंड्स को अगर हो रिक्वायरमेंट। कह रहे जहाँ ऐसा हुआ है, कह रहे वहीं ये स्पेंड करेगा, हमारी सरकार जो है खर्चा करेगी 10,000 करोड़ से भी कम का वैक्सीनेट करने में, मुफ्त के अंदर सभी लोगों को जो 45 साल से ज़्यादा के हैं। तो 35,000 करोड़ ये अलग रख चुके थे, और ये भी बोल चुके थे कि और ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। 10,000 करोड़ ही अभी तक खर्च हुआ है 45 साल से ऊपर बड़े बूढ़ों को वैक्सीन लगाने में, 25,000 करोड़ अभी भी बाकी है। तो पैसे की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है इस पूरे काम के पीछे। समझ गए मेरी बात को, पैसा खूब पड़ा है हमारे पास। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। कमिटेड टू के बाद में प्रोवाइडिंग आना चाहिए, ये गलती कर रहा है बार बार, आप गलती ना करें। यहाँ पे टू एक प्रेपोजिशन है। लेस और लेसर वाला कॉन्सेप्ट हमने कल ही किया था, आज फिर से नहीं करेंगे। अलोकेट करने का मतलब होता है अलग से रख देना। आपने बोल दिया भाई ये पैसा है, ये रख रहा हूँ अलग से, इसको खर्चा इसी पे करूँगा, है ना, इसको कहते हैं अलोकेट करना। इसके लिए हमारे पास सिनोनिम है ईयर मार्क करना, कान के ऊपर मार्क कर देना। जनरली ये जानवरों की किया जाता है, भैंसों गायों के। जैसे आप ईयर मार्क करते हो ना, अब अपना निशान दे देते हो ये मेरी गाय हैं। देखो गायों की शक्लें तो एक जैसी होती हैं। ईयर मार्क करने का मतलब ये होता है ये मेरी है, ये तेरी है ना, कान के पीछे एक निशान लगा देते हैं। तो वो अलोकेट करने जैसा ही है, अलग से कर देने का है, उस गाय को, उस जानवर को अपना बना लेना, है ना। चलो कह रहा है while the sudden change in the policy is therefore not due to lack of financial resources, the state governments which have not factored in funds for vaccination will now be required to garner funds for the same। तो कह रहा है सेंटर के पास तो पैसे की कमी नहीं है, इनकी स्टेट्स के पास होने वाली है। कह रहा है जहाँ अचानक से जो चेंज आया है पॉलिसी में वो नहीं है इसलिए ड्यू टू कारण से लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के, है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के। कह रहा है जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, जिन्होंने अभी तक फैक्टर इन भी नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक कंसीडर भी नहीं किया है फंड्स को वैक्सीनेशन के लिए, अब उनको ज़रूरत होगी इकट्ठा करने की फंड्स को इसी काम के लिए। तो सेंटर के पास पैसा 25,000 करोड़ पड़ा है, स्टेट्स ने वैक्सीन के लिए पैसा बनाया नहीं, अलग से रखा नहीं। अब स्टेट्स आ गई हैं जो है पैसे की तंगी के अंदर, सेंटर के पास खूब पैसा होने के बावजूद। समझ गए। फैक्टर इन करने का मतलब होता है कंसीडर कर लेना, पहले से सोच के रख लेना भाई इस साल ये खर्चा होगा, इसको मैं पहले से फैक्टर इन कर रहा हूँ, मेरे बजट में कंसीडर कर रहा हूँ। गार्नर का मतलब है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, गैदर करना। देयर इज हैंस अ ग्रेट कंपल्शन टू मेक प्राइसिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ स्टेट्स टू कलेक्टिवली बार्गेन फॉर अ लोअर प्राइस
एंड शॉर्ट टाइमलाइंस टू रिसीव सप्लाईज। अब बता रहा है इसका हल क्या है, कह रहा है इसलिए हैंस इस प्रकार से एक ग्रेट कंपल्शन है, एक बहुत ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, मजबूरी है। और किस चीज़ की, कि मेक करेंगे प्राइसिंग को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और अलाउ कर दें स्टेट्स को कि वो कलेक्टिवली बार्गेन कर सकें, इकट्ठे होकर के मोल भाव कर सकें लोअर प्राइस के लिए और अश्योर्ड टाइमलाइंस के लिए सप्लाईज को रिसीव करने की। तो अब क्या होना चाहिए, प्राइसिंग को ट्रांसपेरेंट किया जाए। ऐसा नहीं है कोविशील्ड वाले बोल दें भाई हम तो 800 की बेचेंगे, क्यों बेचेगा भाई 800 की, पूरा कारण बता, ब्रेकअप दे, है ना। दूसरा, स्टेट्स मिल करके इन सारी जो है वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएं और मिल करके इनसे बार्गेन करें, ताकि एक साथ मिल करके करेंगे तो लोअर प्राइस मिलेगा और सप्लाई का भी वादा मिलेगा कि सही वक्त पे सही सप्लाई सबको मिले। समझ गए। देखने वाला क्या है, और कुछ भी नहीं है, बार्गेन नाम का वर्ड आया, इसका मतलब होता है निगोशिएट करना, मोल भाव करना। इसके लिए एक अच्छा सिनोनिम है हैगल, कम देखने को मिलेगा। हैगल का मतलब ये होता है किसी से मोल भाव करना। द करंट पॉलिसी विच हैज़ ईयर मार्क्ड 50% सप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स टेक्स द स्टेट्स एंड कंपनीज टू ए completely uncharted territory leading to competition among states and between state governments and private hospitals। कह रहा है हाल की जो पॉलिसी है, करंट पॉलिसी है, जिसने ईयर मार्क कर दिया है, ऊपर ही बताया था ना ईयर मार्क, किसी चीज़ को अलग से रखना, जैसे किसी जानवर के कान के पीछे मार्क लगा देते हो, किसी चीज़ को अलोकेट करना। कह रहे जहाँ पे करंट पॉलिसी जिसने अलोकेट कर रखा है 50% वैक्सीन की सप्लाई को स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, तो 100 में से 50 ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हैं, 50 जाती हैं दूसरी जगह पे, है ना। कह रहा है ये पॉलिसी जो है ना टेक करती है, ले जाती है स्टेट्स को और कंपनीज़ को एक टोटली अनचार्टेड टेरिटरी में। अनचार्टेड का मतलब है जिसका चार्ट अभी तक नहीं बना है। देखो जब भी नक्शा बन जाता है ना किसी चीज़ का, उसका मतलब ये है कि उस चीज़ को आपने उस जगह को अच्छे से घूम लिया है, तभी आप उसका चार्ट बनाते हो। अगर कोई चीज़ अनचार्टेड है, इसका मतलब सीधा सा है आपने उसका नक्शा नहीं बनाया, आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया, आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है वो, है ना। तो ये जो करंट पॉलिसी है स्टेट्स को और कंपनीज़ को एक नई जगह पे ले जाएगी जहाँ पे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और कैसे ले जाएगी, लीड करते हुए कंपटीशन को स्टेट्स के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में। अब कंपटीशन सा हो जाएगा, कौन पहले लगाएगा, कौन सस्ती लाएगा, प्राइवेट में लगेगी कि सरकार में लगेगी, है ना। तो इस तरह से उल्टे सीधे काम होंगे वैक्सीन को लेकर के। समझ गए। अनचार्टेड टेरिटरी एक नया वर्ड है आपके लिए, फ्रेज। अनचार्टेड से, चार्ट से इसको कनेक्ट करके रखना नक्शा बनाने से, है ना। कह रहा वैक्सीन शॉर्टेज फ्रॉम बोथ मैन्युफैक्चरर्स इज लाइकली टू लास्ट अ फ्यू मंथ्स। कह रहा वैक्सीन की जो शॉर्टेज है दोनों ही मैन्युफैक्चर से, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन के निर्माताओं से, वो लाइकली है कि लास्ट करेगी, बनी रहेगी अ फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों के लिए। तो वैक्सीन के लिए हाई तौबा तो पहले से ही है ना। कह रहा द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी, पैंडेमोनियम, profiteering by vaccine manufacturers in the thick of the pandemic and vaccine shortage is unlikely to result in a smooth rollout of vaccines for the target group। अब ये सबसे अच्छी लाइन है। कह रहा है जो जुगलबंदी है ना, कॉम्बिनेशन है। अच्छा भाई किस किस का, एक तो पॉलिसी पैंडेमोनियम का, सरकार की नीतियों में उथल पुथल का। पैंडेमोनियम क्या होती है, उथल पुथल, अराजकता, कभी कुछ बना दी कभी कुछ बना दी। कह रहा है एक जो जुगलबंदी है, पहली तो है पॉलिसी पैंडेमोनियम की, दूसरा मुनाफाखोरी की, प्रॉफिटेरिंग की वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। और कब, इन द थिक ऑफ द पैंडेमिक, पैंडेमिक के सबसे बुरे दौर में। इन द थिक ऑफ का मतलब है बुरा दौर। अच्छा तीसरी चीज़ वैक्सीन की जो शॉर्टेज है। कह रहा है इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो जुगलबंदी है, इज़ वो है कॉम्बिनेशन की बाबा इज़ वो है बड़ी ही अनलाइकली, बड़ी ही इम्पॉसिबल रिजल्ट होने में एक स्मूथ तरीके से रोल आउट में, इम्प्लीमेंटेशन में वैक्सीन्स के लिए, टारगेट ग्रुप के लिए। तो कह रहे तीन प्रॉब्लम से देश जूझ रहा है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका रिजल्ट यही होगा, ये वैक्सीन किसी को भी स्मूथली नहीं मिलने वाली है स्टेट्स के अंदर। समझ गए। पेंडेमोनियम, अराजकता, एनार्की, डिसऑर्डर, केओस, ये वर्ड हर रोज़ ही आता है मेरे ख्याल 1-2 दिन बाद, है ना। रोल आउट जो है एक फ्रेजल वर्ब है, 4 बनती है रोल से। रोल आउट का मतलब है लॉन्च करना, रोल बैक का मतलब है रिवर्सल मारना, यू टर्न मारना, कह के मुकर जाना। रोल इन का मतलब है बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर किसी चीज़ का आना, जैसे होप रोल्ड इन, सबको बहुत बड़ी जो है आशा हो गई, बहुत सारे लोग आपकी शादी में आ गए तो मैनी पीपल रोल्ड इन द मैरिज, है ना। रोल इन का मतलब ये होता है बड़ी संख्या में आना किसी भी चीज़ का। और लास्ट में रोल अराउंड, इसका मतलब है हंसते हंसते बेहाल हो जाना, लाफ अनकंट्रोलेबली। ये मैं आपको जब फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ शुरू करूँगा यूट्यूब पे, तब आपको इनको कहानी के साथ बताऊँगा कैसे ये चारों फ्रेजल वर्ब बनी है ना, सारी फ्रेजल वर्ब्स को। चलो आगे बढ़े, अभी ईडियम्स ख़त्म कर लेते हैं, फिर इनकी बारी आएगी। इन द थिक ऑफ का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टाइम, इसी पे एक ईडियम बनी है, थ्रू द थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है
अच्छे और बुरे दोनों ही दौर में। अगर कोई ऐसा दोस्त है आपका जो हमेशा आपके साथ रहता है, आप बोल सकते हो ही हैज़ बिन विद मी थ्रू थिक एंड थिन, है ना, अच्छे और बुरे टाइम में मेरे साथ रहता है। कह रहा दिस कुड लीड टू अ डेंजरस सिचुएशन वेयर कंटेनमेंट एंड मिटिगेशन मेजर्स बिकम इवन मोर डिफिकल्ट। ये पूरी चीज़ लीड टू कर देगी एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन में, जहाँ पर रोकथाम और मिटिगेशन के जो मेजर्स हैं, कंटेनमेंट मतलब रोकथाम, मिटिगेशन मतलब चीज़ों को हल्का बनाना, चीज़ों को थोड़ा सा कम जो है इंटेंस बनाना, तो ये जो पूरी चीज़ है इन मेजर्स को बना देगी और ज़्यादा मुश्किल। समझ गए? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ी वोकैबुलरी ज़्यादा, और ग्रामर कॉन्सेप्ट तो कहने ही क्या, बहुत सारे हैं। इवन मैं कई सारे जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं अभी वीडियो में से काटूंगा अगर वीडियो लंबी हुई, है ना, और कई तो मैंने आपको बताया ही नहीं, इसी चक्कर में वीडियो लंबी हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, अगर वीडियो लंबी हो गई है तो फटाफट से क्विज़ को करोगे आप सॉल्व। जो सब सिखाया है इसी पे क्विज़ अप्लाई होगा, है ना, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। ये आपका क्विज़ है, अच्छा सा ले लो इसका स्क्रीनशॉट, दो इसको 5 मिनट 10 मिनट, और कमेंट्स के अंदर मेरे कमेंट से अपने आंसर्स को मैच करो। फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर्स हैं, है ना। स्कोर ज़रूर बताना मुझे, 5 में से कितने नंबर मिले, चाहे आधा नंबर मिला और लिखा करो बेशरम होकर के, है ना। बस शर्म इसी चीज़ की करो कि तुमने ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की, बाकी किसी चीज़ की शर्म नहीं है आपको। टिल देन साइनिंग आउट।